come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. बैठ जाएं. Thank you, sir. आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं? जी सर. मास्क आप खोल दीजिए. दीपक डांगी, जी सर. अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें. सर मेरा नाम दीपक डांगी है. मैं मध्य प्रदेश के गुना ज़िले से हूँ. सर बीए और मास्टर्स किया है और सर इस बार यूपीएससी इंटरव्यू दे रहा हूँ सर. तो ये बताएं दीपक, आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का निर्णय क्यों लिया है? क्योंकि सर मैं चाहता था कि मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिसमें सर कार्य विविधता हो और राष्ट्र के लिए सर कुछ कार्य कर सकें, साथ ही साथ एक सम्मानजनक पद भी प्राप्त हो सर. इसलिए सर मैं सिविल सेवा में आना चाहता हूं सर. तो राष्ट्र के लिए कौन सा कार्य आप करना चाहते हैं? सर ब्यूरोक्रेसी है, कार्यपालिका है सर, उसका हिस्सा बन के सर जो प्रशासनिक नीतियां निर्मित होती हैं सर उनका निर्माण करने और उनके क्रियान्वयन करने में सर मैं अपनी भूमिका निभाना चाहता हूं सर. दीपक, आपने तो हिंदी लिटरेचर लिया हुआ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट. जी आपने सर. पढ़ाई भी की है हिंदी से ही, साहित्य से ही. हिंदी साहित्य का प्रशासनिक सेवा में क्या उपयोग है? सर जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं सर किसी समाज की जानकारी हमको हिंदी साहित्य से मिलती है. और दूसरा पक्ष यह सर हिंदी साहित्य पढ़ने से व्यक्ति के मानसिक रूप से शांति प्राप्त होती है, जिसके कारण वह प्रशासनिक कार्य ज़्यादा अच्छे रूप में कर सकता है सर. ये मानव की थकान मिटाती है और उसकी क्षमताओं को बढ़ाता है सर साहित्य. ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस है जो प्रूव करे कि हिंदी साहित्य पढ़ने से मानसिक तनाव कम हो जाता है? सर मुझे ऐसे किसी वैज्ञानिक तो ये आपको ऐसा लगता है? सर एक सामान्य सहमति है कि साहित्य का मानवीय व्यवहार पर ऐसा प्रभाव होता है. अच्छा दीपक, ये बताइए, आजकल भाषा को लेके जी सर. काफ़ी विवाद चला हुआ है और आपको ऐसा पता है कि हम लोग भाषा में विविधता है, विभिन्न प्रांतों में अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं. तो ये एक अपने आप में एक, जैसे आप भेलपूरी खाते हो ना तो डिफरेंट टेस्ट होता है, उस तरह का टेस्ट होता है. उसके इस बीच में किसी एक लैंग्वेज को लागू करना क्या ये श्रेयस्कर होगा भारत के लिए? टीम दृष्टि पेश करती है आईएएस की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में. कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर. जी सर, भारत एक बहुत विविध भाषी देश है. यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं जो भारत की अनेकता में एकता उत्पन्न करती हैं सर. क्योंकि विभिन्न भाषाएं बोलने के बाद भी लोग राष्ट्र के रूप में भारत को एक राष्ट्र मानते हैं, किंतु जो एक राष्ट्र एक भाषा की जो मांग चल रही है सर वह इसलिए है कि एक भाषा के द्वारा और ज़्यादा इंटीग्रिटी को बढ़ाया जा सकता है, अखंडता को. एक भाषा बोलकर सारे देश के लोगों में संपर्क को और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है सर. ऐसा आपको लगता है कि हिंदी भाषा को कंपलसरी कर दिया जाए पूरे भारत में? सर हिंदी भाषा को कंपलसरी किया जा सकता है, किंतु फोर्सफुली नहीं सर. ये आम सहमति के साथ इसको पूरे भारत में सर लागू किया आम सहमति कैसे बना पाएंगे आप? सर आम सहमति के लिए सर राजनीतिक पहल और सर जो त्रिभाषा फॉर्मूला है सर उसका प्रयोग करके सर इसे पूरे भारत में. आप इंदौर के रहने वाले हैं? जी सर. अभी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इंदौर 5वीं दफ़े क्लीनेस्ट सिटी में आया है. जी सर. किन मापदंडों पर इसको जज किया जाता है? सर जो स्वच्छ शहर के मानदंड हैं सर उनमें एक है कि कचरे का कितना कलेक्शन किया जा रहा है घर से. दूसरा उसका कितने प्रतिशत सेग्रीगेशन किया जाता है, उसका अलग अलग बांटा जाता है, गीला कचरा, सूखा कचरा, मेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट आदि कैटेगरी में. और तीसरा सर एक टीम जाती है सेंट्रल जो वहाँ पे सर्वे करती है कि ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में शौच वहाँ पे होता है नहीं होता है सर. और अन्य भी कई सारे मानक हैं जिन पर किसी भी शहर को स्वच्छ शहर का दर्जा दिया जाता है सर. मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल कैसे होता है, कुछ जानकारी है आपको? सॉरी सर मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको. ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद. दीपक. जी सर. हिंदी साहित्य आपने लिया हुआ है? जी सर. अच्छा, हिंदी साहित्य में अभी हाल में साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है? सॉरी सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं. कोई बात. ज्ञानपीठ का नाम सुना है? जी सर. इसके बारे में कुछ बताइए. ज्ञानपीठ अवार्ड. सॉरी सर मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं. अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने कोई साहित्य सम्मान अवार्ड इस तरह कुछ है क्या? सर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सर माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और
कालिदास पुरस्कार सर दिए जाते हैं सर साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में? जी सर। तो उसमें भी नाम आपको पता नहीं होगा अभी किनको मिला है? अभी किसको मिला सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है सर अभी। लेकिन दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आपने नाम लिए। जी सर। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी और कालिदास। जी सर। तो माखनलाल जी की कोई कविता आपको याद है? पुष्प की अभिलाषा है सर, उनकी एक प्रसिद्ध कविता है। हाँ, अच्छी बात है। चंद पंक्तियाँ आपको याद है? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाए वीर अनेक। सर कुछ ऐसी पंक्तियाँ उनकी थी। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? सर यह पंक्तियाँ राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को व्यक्त करती हैं कि व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए, और जो व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं उनके सहयोग के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए सर व्यक्ति को। अच्छा, आपने कालिदास का भी नाम लिया। जी सर। और इतिहास का भी आपने अध्ययन किया हुआ है। जी सर। तो कालिदास की एक रचना है मेघदूत। जी सर। पता होगा आपको? जी सर। तो मेघदूत में जो वहाँ पे एक तरह से मैसेंजर है या मैसेज है जी, या मेघ का प्रवाह किस तरफ से किस तरफ है, किस दिशा से किस दिशा की ओर है? सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी आपको नहीं। मेघदूत के बारे में पता नहीं? इसमें क्या क्या कथा है? सॉरी सर, इसकी कथा के बारे में मुझे नहीं पता है। आप तो साहित्य आपने लिया हुआ है और मेघदूत तो बहुत प्रसिद्ध है। कालिदास की और रचनाओं के नाम बता दीजिए। सर उनकी अन्य रचनाओं में रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि रचनाएं सर प्रमुख हैं। तो इनमें से किसी के बारे में आपको पता है या जानने की कोशिश नहीं की? सॉरी सर, मुझे इनके बारे में, रचनाओं के कथा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए, आपने हिंदी साहित्य लिया तो उसमें किस रचना ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? सर गोदान, जो प्रेमचंद जी की रचना है गोदान सर, उसने मुझे सर बहुत प्रभावित किया। जी सर। और कोई हाल फिलहाल में कोई किताब आई हो जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो? सर मैंने कुछ दिन पहले सर 12th फेल करके एक उपन्यास है सर, उसका अध्ययन किया था सर। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है ये? सॉरी सर, इसकी स्पेसिफिक। चलिए कोई बात नहीं है। आपसे एक चीज़ और भी, शहरीकरण से तो आप परिचित होंगे? जी सर। हाँ, उसकी परिभाषा दीजिए। सर शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति शहरों में निवास करने लगता है, तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है किसी क्षेत्र की। नहीं, ऐसे इस तरह की परिभाषा नहीं चाहिए। आप तो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं ना? जी सर। प्राचीन काल में कितने शहरीकरण के हमें साक्ष्य मिलते हैं? सर प्रथम साक्ष्य जो शहरीकरण है वो सर हड़प्पा सभ्यता के समय मिलता है। उसके बाद सर दूसरा सर जो मगध महाजनपद काल था सर, उस समय द्वितीय शहरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं सर। और तीसरा? सर तीसरे के बारे में ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं। चलिए आपसे अंतिम प्रश्न, मुझे उज्जैनी के बारे में, उज्जैन नहीं बल्कि उज्जैनी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। सॉरी सर, उज्जैन के बारे में तो आप जानते ही होंगे ना? जी सर। हाँ, तो उज्जैन की कोई ऐसी खास चीज़ जो कि प्राचीन काल से हो? जी सर, उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग के लिए जाना जाता है सर। यहाँ पे क्षिप्रा नदी प्रवाहित होती है और वहाँ पे सर कुंभ का मेला 12 वर्ष में सर आयोजित किया जाता है सर। यह एक धार्मिक नगरी है और सर अवंती जो राज्य था पहले, उसकी राजधानी भी रही है सर। तो ये सब क्या उज्जैनी के लिए सत्य नहीं है जो आपने अभी बातें कही? सॉरी सर, मैं पहली बार में समझ नहीं पाया था उज्जैन और उज्जैन में। चलिए, थैंक यू। दीपक जी सर। कंफर्टेबल हैं एकदम? जी सर। आपने मास्टर डिग्री अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज से की है? जी सर। है ना? आज के मतलब 21वीं सदी में अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ योगदानों के बारे में बताएं हमें। जी सर। सर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर न्यूक्लियर परीक्षण जो 98 वाला था, पोखरण वाला सर, उसको करवाया था, जो कि सर जो 21वीं सदी के लगभग प्रारंभ होने से पहले का था। उसका सर बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा सर। भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में सर धीरे धीरे सभी देशों ने स्वीकार किया और कुछ समय पश्चात ही सर अन्य देशों ने सिविल न्यूक्लियर डील की, जो सर वर्तमान की एक महाशक्ति के रूप में भारत के उभार में सर बहुत अधिक सहायक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर भारतीय विदेश नीति को सर अमेरिका सेंट्रिक बनाने के प्रयत्न किए थे, जो सर पूर्व सोवियत संघ के प्रति झुकाव वाली विदेश नीति को सर उन्होंने पश्चिम के प्रति
पश्चिम के प्रति अच्छे संबंध वाली विदेश नीति में परिवर्तित करने का प्रयास किया। सर वर्तमान में जिस प्रकार अमेरिकी और भारतीय संबंध अपने चरम पर हैं, उसमें सर उनका बहुत अधिक योगदान माना जा सकता है सर। चलिए, ठीक बात है, अच्छी बात है। आपका बड़ा वर्सेटाइल एजुकेशनल बैकग्राउंड है जी ना। सर। आपने बीए में पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री पढ़ा, जी सर। ज्योग्राफी से आपने मास्टर डिग्री किया और हिंदी साहित्य सब्जेक्ट आपने लिया। जी सर। मान लीजिए आप भारत सरकार के इनवॉय या प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जी सर। और किसी बायलेटरल टाइज के लिए हम लोग कहीं गए हैं, तो भारत को प्रस्तुत करने में आप अपने इन विषयों के ज्ञान का कैसे उपयोग करेंगे? क्या बताएंगे भारत के बारे में? सर किसी भी राष्ट्र में सर हम भौगोलिक संबंधों के द्वारा उस देश के साथ संबंधों को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे सर बांग्लादेश या भारत के किसी पड़ोसी राष्ट्र में हैं, तो सर हम उनके साथ अपना भूगोल साझा करते हैं, तो उसकी व्याख्या करके सर हम भौगोलिक संबंधों के द्वारा संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं। सर कुछ देशों के साथ जैसे भारत की संस्कृति है, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जैसे सर इराक वगैरह या इजिप्ट, ये देश हुए, इनकी सभ्यताएं भी काफ़ी पुरानी और भारत भी काफ़ी पुरानी सभ्यताओं को धारित करता है, तो सर उनके साथ सांस्कृतिक संबंध। सर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तो जिस प्रकार किसी देश में जाते हैं वहाँ पे अगर लोकतांत्रिक मूल्य है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो वहाँ पे सर हम लोकतांत्रिक मूल्यों के द्वारा वहाँ पे संबंधों को प्रस्तुत कर सकते हैं सर। ठीक है। देखिए, आपने कहा कि हम ज्योग्राफी साझा करते हैं। जी सर। तो जब भी जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी आता है। जी सर। उसमें जो रसिया का मानना है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर हो जाता है, कीव तक अगर नेटो की मिलिट्री सेनाएं, मतलब उनके एलाइज सारे पहुंच जाते हैं, तो वो मॉस्को के काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे, फिर हम अपने नेशन को सिक्योर नहीं बना पाएंगे। जी सर। तो आपको नहीं लगता कि ज्योग्राफी कहीं ना कहीं झगड़ा भी लगाता है, विवाद का कारण भी बनता है, जिसको जियो पॉलिटिकल इशूज़ भी हम लोग कहते हैं? जी सर। सर जो भूगोल होता है उसके कारण राष्ट्रों के बीच में सर समस्याएं भी हो जाती हैं। जैसे सर कई बार जल विवाद देखने को मिलते हैं नदी के जल के कारण, और सुरक्षात्मक दृष्टि से भी सर, जैसे अगर नाटो सेनाएं रूस के अधिक निकट आ जाएंगी तो उसकी सुरक्षा पर चुनौतियां उत्पन्न होंगी सर। तो सर भूगोल एक प्रमुख कारक निभाता है, साथ साथ सर सहयोग का भी माध्यम होता है। भूगोल साझा करने से सर संस्कृति समान होती है। जैसे सर नेपाल के साथ थराई का मैदान हम साझा करते हैं, तो वहाँ के मधेसी और जो भारत की जनता है उनके सांस्कृतिक संबंध हैं, जो एक सकारात्मक कारक के रूप में सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दिशा भी देता है सर। जैसे कि ये तो हम मानते हैं सर, जैसे कोको आइलैंड हमने साझा किया है ना, म्यांमार को दे दिया कि ये बहुत दूर है, हम लोग के किसी बहुत काम का नहीं है, एक उपहार के रूप में, और म्यांमार ने इसको चीन को दे दिया लीज पर। अब उस पे वो बहुत सारे ICBM मिसाइल प्लांट करके रखे हैं जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करता है, तो ये तो रिस्की भी है। कोको आइलैंड में जो चैलेंजेस हम देखते हैं चाइना के लीज पर लेने से, उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? भारत की क्या नीति इस पर चल रही है? जी सर, कोको आइलैंड सर बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है सर। भारत ने अपना एक सैन्य डिवीजन सर अंडमान निकोबार में भी बनाया है सर, तो उसके द्वारा सर वहाँ पे हम हमारी सेना की तैनाती की है, और सर जो वहाँ से मलक्का स्ट्रेट है उस पर भी अपनी नज़र और शक्ति को मजबूत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ सर जैसे म्यांमार ने उसको अपना एक द्वीप दे दिया, तो उसको काउंटर करने के लिए सर हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, पड़ोसी पहले की नीति, उसके द्वारा भी सर म्यांमार के साथ सहयोग को बढ़ा रहे हैं। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है सर, उसके द्वारा भी म्यांमार पर सहयोग बढ़ाकर एवं उस पर इस प्रकार की बात रखते हैं कि हमारी जो सुरक्षा चिंताएं उनको ध्यान में रखा जाए सर। भारत अपने संवाद को बनाए हुए है सर। अच्छी बात। दीपक जी मैम। आप वेब सीरीज देखते हैं? जी मैम। और कंटेम्प्रेरी मूवीज भी? जी मैम। चलिए मुझे 5 वेब सीरीज के नाम बताएं और 3 कंटेम्प्रेरी मूवीज के नाम बताएं जो आपने देखी हैं। अभी रुद्रा वेब सीरीज आई थी हॉटस्टार पे मैम, मैंने वो देख रखी है। पंचायत करके एक अमेजन प्राइम पे, वो वेब सीरीज देख रखी है। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज देखी है मैम मैंने। गुल्लक वेब सीरीज है वो देखी है मैंने। और मैम फैमिली मैन, स्पेशल ऑप्स, ये वेब सीरीज़ भी देख रखी है मैंने। और मैं मूवी अभी गंगूबाई काठियावाड़ी रिसेंटली देखी है,
उससे पहले मैंने KGF मूवी देखी है और सांड की आँख और मैम और मूवीज़ भी देख रखी हैं मैंने। क्या फ़र्क होता है ये कंटेम्प्रेरी मूवीज़ में और नॉर्मल मूवीज़ में? मैम जो कंटेम्प्रेरी वर्ड है वो जो हाल ही में रिलीज हुई हैं, जो विभिन्न सामाजिक आदि मुद्दों को लेके जो मूवी बन रही हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। मैम ये कोई फिक्स टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसको जो क्रिटिक्स जो हैं वो एक सामान्य शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं इसको। तो क्या ऐसी जो मूवीज़ हैं जो पुरानी हैं लेकिन उनमें भी सामाजिक मुद्दे उठाए गए हैं, क्या उन्हें भी कंटेम्प्रेरी बोलेंगे? सॉरी मैम, मुझे इस बारे में स्पेसिफिक क्या है इसकी डेफिनेशन कंटेम्प्रेरी की, उसकी अधिक जानकारी नहीं है मैम। अच्छा ये बताएं, क्या ऐसा है कि वेब सीरीज़ के अंदर उस अब्यूजिव लैंग्वेज और वायलेंस को ज़्यादा दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा हिंसा दिखाई गई है? हाँ मैम, कुछ वेब सीरीज में काफ़ी मात्रा में गाली गलौच और हिंसक दृश्य दिखाए जाते हैं जो कथा की मांग के अनुरूप होते हैं। लेकिन क्या इससे जो समाज है उस पर बुरा असर पड़ता है या ये सच्चाई है समाज की? दोनों पक्ष हैं इसके, ये समाज की सच्चाई भी है और जो व्यक्ति ऐसा नहीं है उस पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक जो व्यक्ति में उग्रता और उसकी वाणी में मतलब इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं। तो क्या इस तरीके की जो हिंसा है उस पर रोक लगनी चाहिए, जो हिंसा के दृश्य हैं या गाली गलौच है? मैम इस बारे में भारत सरकार की जो अब तक नीति है यह है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आता है। अब तक को इस पर किसी प्रकार के कोई रेगुलेशंस नहीं लगाए गए हैं। सेल्फ रेगुलेशन की बात की गई है जो वेब सीरीज और जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रहे हैं उनके बारे में। मैम जहाँ तक कथा से संबद्धता हो उस मात्रा में इन दृश्यों को और ऐसी भाषा रह सकती है, किंतु इनकी ज़्यादा अतिरेक नहीं किया जाना चाहिए, निर्देशक की ओर से स्वयं होना चाहिए। और दूसरी बात, ऑडियंस ग्रुप विभाजित होना चाहिए कि एक निश्चित आयु सीमा से ऊपर के लोग ही इसको देख सकें, यानी उसमें समझ हो कि वह इनसे समझ सके कि उसके लिए हानिकारक हैं या लाभदायक। OTT प्लेटफॉर्म पे आप उम्र की सीमा को कैसे लागू कर पाएंगे? ये पेरेंट्स के सहयोग से, पेरेंटल लॉक उसके दृष्टि से हो सकता है कि जो डिवाइस है वे अधिकतर पेरेंट्स ही अपने बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, और अगर उन्होंने पेरेंटल लॉक लगा रखा है तो बच्चे ठीक उसको बात है। एक्सेस नहीं कर ये पाएंगे। बताएं कि खेती को आर्थिक रूप से एक संपन्न रोजगार बनाने के लिए जी क्या 2 तरीके अपनाए जा सकते हैं? पहला तो मैम इसमें एग्री एलाइड सेक्टर जो कृषि से जुड़े हुए संबद्ध क्षेत्र हैं उनमें रोजगारों की मात्रा बढ़ाई जाए, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो बहुत अधिक संख्या में जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और इसको कितना भी लाभदायक बना लिया जाए सभी लोगों को उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता कि सबकी बहुत अधिक उच्च आय हो। तो कृषि से संबद्ध अन्य क्षेत्र हैं उनमें अगर रोजगार उत्पन्न किए जाएँ तो लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा मैम, जो कृषि वर्तमान में की जाती है वह अधिक खाद्यान्न केंद्रित कृषि होती है जिसमें गेहूँ और चावल का उत्पादन किया जाता है। कृषि में कुछ ऐसे नवाचार करके और कृषि को विविधीकृत करके इस प्रकार से किया जाए कि जो मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर हो, तो उसके द्वारा कृषकों की जो लगे हुए उनकी आय में भी वृद्धि की जा सकती है मैम। ये बताएं कि विद्यापति जो लेखक हैं उन्होंने किस किस भाषा के अंदर अपना योगदान दिया है? जो विद्यापति जी हैं वह मैथिली भाषा और हिंदी भाषा और मैं सही से ध्यान नहीं करूँ शायद बंगाली भाषा में भी कुछ अपना कार्य किया है। धन्यवाद दीपक। जी दीपक, आप मध्य प्रदेश से हैं? जी सर। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या कितनी होगी? सर 21.6% के लगभग जनजातीय आबादी है सर। कुछ रास्ते सुझाइए मुझे जिनसे कि आदिवासियों द्वारा बनाए जाने वाले चीज़ें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मार्केट कर सकें। सर प्रथम तो सर ऐसे आयोजन किए जाएं जिसमें जनजातीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जाए, जो शहरी मध्य वर्ग है, जो अपर मिडिल क्लास है वह उनसे अवगत हो सके सर। दूसरा सर, इनकी सर मार्केटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकतर जनजातियां क्या उत्पाद बना रही हैं हम जैसे लोगों को उनकी जानकारी ही नहीं होती है। अगर हमको जानकारी होगी तो सर हम उसको खरीदने के इच्छुक होंगे सर। सरकार की कोई नीति है इसके लिए कि नहीं? सर ट्राइफेड नामक एक संस्था बनाई है जो कि इस दिशा में सर कार्य करती है सर। ट्राइफेड अपने कार्य को पूरा कर पा रही है या नहीं, आपके हिसाब से क्या है?
जी सर, इसने कुछ सफलताएं तो प्राप्त की हैं, किंतु सर जो पूर्णतः जो जनजातियों के आय में वृद्धि और उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने की जो बात है, उसमें सर अपेक्षित सफलताएं सर अब तक हमको नहीं मिली हैं सर। अच्छा। अ, दीपक, जैसे आप वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं और हाल में ही एक मुद्दा चल रहा है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। जी सर। कौन से ऐसे बदलाव बहुत ज़रूरी हैं जो आने चाहिए? सर, सूचना प्रौद्योगिकी कानून में सर प्रथम तो सर यूजर की निजता का ध्यान रखा जाए सर। ठीक है, यूज़र की निजता हो गई, फिर? दूसरा सर जो पायरेसी का इश्यू है सर, वेब सीरीज इनसे रिलेटेड सर, उसको नियंत्रित किया जा सकता है सर। ठीक है, पायरेसी का? आप वो चीज़ें बता रहे हैं जो हर किताब में लिखी है, हर किसी ने कही है। जी सर। आप अपने एक्सपीरियंस से ऐसी चीज़ बताइए जो बहुत अलग हो। सॉरी सर, मैं ऐसे ही कोई अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ सर। अ, क्या ऐसे नियमों को लाने की आवश्यकता नहीं है जहाँ पे कि हम ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर जिस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है जी वेब सर। सीरीज़ में या फिर ऑनलाइन मोड में, उस पे नियंत्रण रख सकें हम? सर, अगर इस प्रकार का कानून लाया जाएगा जो कि किस प्रकार का कंटेंट बनाया जाए उस पर नियंत्रण करेगा, तो सर ये एक पुलिस स्टेट के रूप में सर भारत को प्रेजेंट करेगा जो बहुत अधिक नियंत्रण करने वाला हो। तो जबकि एक लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता के मूल्य को भी उचित दर्जा दिया जाता है सर। उस पर युक्त निर्बंधन होने चाहिए, किंतु एक सीमा से अधिक निर्बंधन सर नकारात्मक माने जाते हैं सर। धारा 144 के बारे में जानते हैं? जी सर। क्या है ये? जब किसी क्षेत्र में धारा 144 लगाई जाती है तो सर वहाँ पे लोगों को एक साथ इकट्ठे खड़े होने या लोगों को किसी प्रकार से एकत्रित होने या हथियारों के साथ कहीं पे मिलने आदि घटना आदि मतलब जो कार्य होते हैं उन पे रोक लगाई जाती है सर। किन परिस्थितियों में लगाया जाता है ये? सर, अगर किसी क्षेत्र में सर हिंसा की संभावना हो या वहाँ पर पहले से इस प्रकार की दशाएं हो तो सर वहाँ पे इस धारा का प्रयोग किया जाता है सर। हाल में ही इस धारा की काफ़ी आलोचना करी गई है। जी सर। किन कारणों से? सॉरी सर, मैं इस बारे में अवगत नहीं हूँ सर। अच्छा। मेरा आखिरी सवाल दीपक आपसे, अगर मान लीजिए कि आपको लिंग्विस्टिक ऑफिसर बना दिया जाता जी है, सर। आप 3 ऐसे कदम बताइए जो आप हिंदी भाषा के लिए और अन्य जी सर। राज्य भाषाओं के लिए करेंगे, जो कि अंग्रेजी के पटल से आगे उन भाषाओं को रख सकें। सर, पहला प्रयास तो सर जो पहले से नीति चली आ रही वही है सर, जो त्रिभाषा फॉर्मूला है सर, उसको अच्छे से लागू करके सर हम हिंदी को भी प्रसारित कर सकते हैं और अन्य जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं सर उनको भी देश में उनके बारे में अवेयरनेस और उनके प्रयोग को सर बढ़ावा दे सकते हैं। सर, दूसरा कदम हो सकता है कि सर जो तकनीकी माध्यम हैं उनमें उस भाषा का प्रयोग को बढ़ाया जाए, और तकनीकी माध्यमों के साथ साथ सर तीसरा होगा सर तकनीकी के माध्यम से सर उस भाषा का प्रसार किया जाए सर। इन 3 प्रयासों के द्वारा सर हम उस भाषा के अवेयरनेस के साथ साथ लोगों में उसके प्रयोग को भी सर बढ़ावा दे सकते हैं सर। दीपक, क्या आप नहीं चाहेंगे कि अन्य भाषाओं के साहित्य भी हमारी भाषाओं में भी आएँ? जी सर, अनुवाद को सर बढ़ावा दिया जाना चाहिए सर, तकनीक के प्रयोग द्वारा सर वह हम कर सकते हैं सर। अच्छा, धन्यवाद। जी सर। दीपक, विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हैं? जी सर, जब किसी शासकीय उद्यम का एक हिस्सा निजी क्षेत्र को बेचा जाता है तो सर उसे सर विनिवेश कहा जाता है सर। भारत सरकार विनिवेश पर एक विशेष ध्यान दे रही है, इसके क्या कारण हैं? भारत सरकार द्वारा सर विनिवेश पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने के पीछे निम्नलिखित कारण है। पहला तो सर भारत सरकार का यह तर्क है कि राज्य का कार्य किसी उद्यम को चलाने की अपेक्षा सुविधा प्रदाता का होना चाहिए। दूसरा सर, जब निजी क्षेत्र को किसी प्रकार के किसी उद्यम की हिस्सेदारी सौंपी जाती है तो उसके बाद उसके प्रदर्शन में सुधार और लाभप्रदता की स्थिति में भी वृद्धि होती है। तीसरी सर, कुछ ऐसे उद्यम हैं जो भारत सरकार लगातार घाटे में चला रही है तो सर उनको बेचकर उन उद्यमों के पुनरुद्धार की एक संभावना बन जाती है सर। इन कारणों से भारत सरकार विनिवेश पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इनके अलावा सर एक बजट में भी कुछ आय सृजन के लिए सर विनिवेश किया जाता है सर। पीपीपी प्रोजेक्ट से आप क्या समझते हैं? सर, पीपीपी प्रोजेक्ट एक निर्माण की मॉडल है जिसमें सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र भी अपनी भूमिका निभाकर उस निर्माण कार्य को पूरा करता है सर। कोई मॉडल का आपको जानकारी है? पीपीपी मॉडल्स क्या क्या हैं?
सर एक बीओटी है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, और सर अभी एक जो चर्चा में है सर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल सर, एक ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, वेरी सर गुड। ये मॉडल चर्चा में है अच्छा सर। अच्छा अच्छा। चलिए अंतिम प्रश्न, मैं 2 लाइन कविता की सुनाता हूँ, बताइए इसके पीछे तात्पर्य क्या है। जी सर। नित नित जग में नव आकर्षण, नित नित आशा का खर नर्तन, इतना नर्तन इतना कर्तन क्या सह लेगा नन्हा सा मन। इसे क्या समझते हैं आप? नित नित जग में नव आकर्षण, नित नित आशा का खर नर्तन, जी सर। क्या सह लेगा नन्हा सा मन। सर ये दुनिया की सर विविधता, आकर्षण सर, उस बारे में कविता है कि दुनिया में इतनी विविधता है, इतने आकर्षण हैं, इतने प्रकार की आशाएं हैं, एक छोटा सा मन इनमें से क्या क्या करे सर, ये तो सब। इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, मैसेज क्या कवि देना चाह रहे हैं? सॉरी सर, कवि का। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं कम सर। बैठिए दीपक। थैंक यू सर। कैसा अनुभव रहा आपका? सर अच्छा था, लेकिन बहुत सुधार की गुंजाइश है सर अभी। तो आपका इंटरव्यू तो अंतिम दिन ही है, 26 तारीख को है। जी सर। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। जी सर। पूरी ईमानदारी से आपने जो भी आपने डिस्कशन किया है, इंटरेक्शन किया है, उससे ईमानदारी आपकी झलकती है। जी सर। वो एक किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वो एट्रीब्यूट होता है, जी सर। ईमानदारी से, वो आप में है, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरा है कि आप कभी भी, आपको जो विषय नहीं आता था, आपने कहा मुझे नहीं आता है, सॉरी आपने कहा, वो सही है, बशर्ते कि गलत बात बोलना या कोई गेस वर्क करना। जी सर। समझ रहे हैं ना, वो आपका एटीट्यूड ये सही है, दोनों चीज़ आपका काफ़ी अच्छा है। और कई एक विषयों पर आपसे बातचीत की गई, तो मोटा मोटी आपका ज्ञान ठीक है। जी सर। जो हमें परेशानी हो रही है आपसे, वो कि आप उतने उत्साहित नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत सहमे हुए नज़र आ रहे हैं आप। इसका क्या कारण है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जी सर। इतनी बड़ी परीक्षा आपने पास की है, इतना बड़ा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जी सर। और ये नेशन का टफेस्ट एग्जामिनेशन आप क्रैक करके इस लेवल पे आए हैं। जी सर। आपको तो पूरा उत्साहित होकर जाना चाहिए था। जी और सर। परेशानी क्या है आपकी, ये बताइए हमें। अंदर से नर्वसनेस सर है? एक तो सर ये है कि साहित्य को लेके है सर, उस पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शनल का पेपर बहुत अच्छा गया है, किंतु सर कुछ सेक्शन को सर मैं पूरा का पूरा छोड़ के मेंस दिया था। मैं समझ रहा हूँ, साहित्य पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर कोई साहित्यकार बैठे होंगे जी तो सर। साहित्य पे क्वेश्चन काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है। जी सर। और अगर कोई साहित्यकार ना बैठे होंगे तो हो सकता है आपसे साहित्य पर एक भी प्रश्न ना पूछा जाए। जी सर। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे साहित्य पर प्रश्न ही ना पूछा जाए, और प्रश्न पूछा जाता है तो साहित्य समाज का दर्पण है, बताएं क्या इससे आप मीन करते हैं, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे जी आपको। सर। लेकिन साहित्य पर अब चूँकि समय आपके पास कम है, तो बहुत मुश्किल है कहना कि आप साहित्य और पढ़ लीजिए। जी सर। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि अगर कोई एक आप ऐसा कुछ कर लीजिए जिसमें कि मान लीजिए कोई कविता ही हो, जी जैसे सर। पूछा गया ना, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक। तो अब वो आपने कहा, तो एक तो उसको शुद्ध आपने नहीं कहा, बीच में छोड़ दिया आपने वर्ड्स, जी सर। तो उसको एक तो शुद्धता पर ध्यान रखिए। अगर आपको आता है तो, जी सर। नहीं आता है तो माफ़ कर दीजिए सर, मुझे नहीं आता है, वो सही है। जी सर। समझ रहे हैं ना। और जब आपने उसी की बात की, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, ऐसी कविता है। इसके पीछे भावार्थ क्या है, वहाँ से लेके जाइए। लास्ट में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा वो आपसे रिलेटेड था जी सर। कि क्या सर लेगा नन्हा सा मन। जी तो सर। आपको उसके पीछे आकांक्षाओं पर आपको देना चाहिए था, उसको देश की आकांक्षाओं से आप जोड़ के देख सकते थे। और एक स्टोरी आपको बिल्डअप करना है कि ये ही इज़ ए पर्सन, एक तरह का ये व्यक्ति है जो इनोवेटिव सोच सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है। जी सर। ये सब अपॉर्चुनिटी को कोशिश कीजिएगा मिस ना करें। तो 10 दिन जो है ओपिनियन बेस्ड, जो इस तरह के जो साहित्य से रिलेटेड हो। जी सर। फैक्चुअल्स में आप ठीक हैं, आपने मोटा मोटी अच्छा किया है। इंटरनेशनल रिलेशंस में थोड़ा और देख लीजिएगा, कोको आइलैंड वगैरह पर आपने कहा अच्छा कहा है, जी थोड़ा सर। और बेहतर हो सकता है, जी थोड़ा सर। सबको देख लीजिएगा।
और आपको सहमने और डरने का कोई अब वजह नहीं है। जी सर। आपको पूरे उत्साहित होकर जाना पड़ेगा। यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अपने में आत्मविश्वास रखिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आप जाइए। और आप में ईमानदारी है, आप में कूट कर भरी हुई है, कूट कर भरी हुई है आप में ईमानदारी, तो आप ईमानदार रहिएगा। जी सर। और कोशिश कीजिएगा कि जहाँ इनोवेटिव जो हो वो उस तरह के आइडियाज़ दे सकें, और जहाँ फर्म रहना है आपको वहाँ फर्म रहिएगा। जी सर। अब हिंदी भाषा का भी जो है उसको भी अच्छे ढंग से आप बोल सकते हैं कि साहब एक लैंग्वेज हिंदी का आप बोला, सही बोला, उसको थोड़ा सा रिवर्डिंग करके उसी चीज़ को और भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन आपका हो सकता है। जी सर। तो बस अपने उत्साह को बढ़ाइए, डरे हुए सहमे हुए मत रहिए, बस मेन चीज़ वही है। जी सर। ये दो चीज़ को आप ठीक कर लीजिएगा और अपने को समझाइए कि ऑल इज़ वेल, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा करेंगे आप। चलो, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर।